नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये यूनिट आपकी यूजीसी नेट पेपर वन, सी सेट पेपर वन, सीएसआईआर पेपर वन और सीयू सेट, जहाँ पर भी रिसर्च का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर ये यूनिट आपके काम आती है। तो हम जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, यानी कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च को हम अगर दो भागों में बांट के देखें तो होता है री प्लस सर्च, यानी कि दोबारा से सर्च करना। ये रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर रही है, मैं जानता हूँ। वैसे इसका जो मीनिंग है वो है ये है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें। ये इसका सटीक मीनिंग होता है। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। यानी कि हम यहाँ पर किसी इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एक क्रिएटिव और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और यहाँ पर हम नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं और कई बार एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करी जाती है। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो हम कई बार रिसर्च करते हैं, हमको पता ही नहीं होता है वो रिसर्च हो रही है। जैसे कि अगर हम किसी तरह का प्रोडक्ट कोई परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल ले लीजिए आप एग्जांपल के रूप में। अगर हम मोबाइल परचेज़ करते हैं तो ये बड़ा डिसीजन होता है हमारे लिए, मिडिल मिडिल क्लास पर्सन के लिए। तो वहाँ पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह का फ़ोन हमको चाहिए, उसमें कितनी रैम होनी चाहिए, कितना कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए। हम सब कुछ जांच पड़ताल करके ही एक मोबाइल परचेज़ करते हैं। तो ये भी एक तरह का रिसर्च ही होता है और हमको ये पता नहीं होता है। अगर यही जो जो प्रोसेस हमने अपनाया है, इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करी है मोबाइल परचेज़ करने के लिए, वो अगर साइंटिफिक में वे में किया जाए, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए, तो उसको हम साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं। तो ये एक रिसर्च होगी। उम्मीद करता हूँ आपको रिसर्च का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंस टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट अ सर्टेन लेवल। यहाँ पर हम एप्टीट्यूड का मतलब भी होता है टैलेंट। आपके अंदर किस तरह का टैलेंट है कि चीज़ किसी काम को करने के लिए, अगर आप सही सही तरीके से कर सकते हैं तो वो आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। तो ये है एप्टीट्यूड को हम दो वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, टैलेंट और पोटेंशियल। एक इंसान के अंदर का पोटेंशियल या टैलेंट ही एक एप्टीट्यूड होता है। तो यही है एप्टीट्यूड का मतलब। और यहाँ पर हम रिसर्च एप्टीट्यूड में एक एक पर्सन की रिसर्च की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि रिसर्च किस तरह से कर सकता है, रिसर्च में किस तरह से वो अव्वल दर्जे पे आ सकता है। तो ये हम रिसर्च के दायरे में करते हैं। इसके बाद में हम रिसर्च की डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हैं मैंने। ये OECD के द्वारा दी गई हुई रिसर्च की ये डेफिनेशन है और इसको पढ़िए आप। एनी क्रिएटिव सिस्टमेटिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। यानी ये कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है और एक्टिविटी है जो अंडरटेक करी जाती है इंक्रीज करने के लिए स्टॉक ऑफ नॉलेज, यानी कि स्टॉक जो होता है नॉलेज का स्टॉक, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर होता है। और यहाँ पे स्टडी होती है इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन, कल्चर, सोसाइटी। यहाँ पर कई बार कल्चर्स की भी स्टडी होती है, सोसाइटी की स्टडी होती है एट लार्ज। और एंड यूज़ ऑफ दिस नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। यहाँ पर हम ये सारी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं नए नए एप्लीकेशंस में, यानी कि नए नए चीज़ों में, चीज़ों को डिवाइस करने के लिए न्यू एप्लीकेशंस। इसको देखते हैं कि कहाँ पर ये यूज़ हो सकती है, नए नए इसके यूजेस खोजे जाते हैं। यही है आपकी रिसर्च इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डेटा, यानी पे यहाँ पे डेटा गैदर किया जाता है, यानी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी जाती है और इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स ऑफ फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज को एडवांसमेंट होता है, यही है आपकी रिसर्च। ये दी थी मार्टिन शटलवर्थ ने। तो ये डेफिनेशंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक रिसर्च में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होने चाहिए। अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो, अगर ये आपको पक्का करना है, तो इसके लिए एक रिसर्च में ये सारे गुण ज़रूरी हैं। तो पहली जो गुण है, पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके रिसर्च में होना चाहिए, वो है ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सिंपल कि इसमें बायस ना हो, किसी भी तरह का जजमेंट और प्रेजुडिस से भरा हुआ ना हो। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आपने कोई धारणा बना ली अपने मन में और वही आपकी प्रेजुडिस हो जाती है। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि वुमेंस जो हैं अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, तो एक प्रेजुडिस ही है। कई बार देखा जाता है कि वुमेंस अच्छी ड्राइवर क्या अच्छी पायलट भी होती हैं। तो ये है प्रेजुडिस है। अगर आपने हाफ बेक्ड कोई बना लिया है कि धारणा मन में बना ली है, तो वो धारणा नहीं होनी चाहिए। रिसर्च करते टाइम आप पूरे तरह से अनबायस्ड होने चाहिए। तो यही है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का उल्टा होता है सब्जेक्टिविटी। अगर आप किसी तरह की धारणा पहले से बना के रखते हैं, तो वो आपके रिसर्च में कहीं न कहीं दिखेगी। जैसे आप मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था मोबाइल वाला, तो अगर पहले से मोबाइल की धारणा में देख लेते हैं कि आपको सैमसंग के फ़ोन नहीं लेने हैं, वो हैंग करते हैं,
तो एक प्रेजुडिस ही है। कई बार अच्छे अच्छे रूप से अच्छे अगर निकल भी जाते हैं, कई बार सैमसंग के मोबाइल भी अच्छे निकल जाते हैं। तो एक प्रेजुडिस होती है, अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च में बिना किसी बायस के रिसर्च करनी चाहिए। तो इट कैन बी अचीव थ्रू कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड यूजिंग कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स इन ऑल फेजेस। हम जो अपनी ऑब्जेक्टिविटी है उसको बना के रख सकते हैं। किस तरह से? हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखें अपने जो जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं रिसर्च प्रोसेस को सिस्टम्स में, उसमें पूरा सा हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड रखकर हम ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड रखकर कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड रखकर हम अपनी जो बायसेस है उसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बायसेस लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा कि एक किस रिसर्च में किस तरह से बायसेस हो सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल बायसेस। मीडियाज़ में पीपल में कुछ ओपिनियंस होते हैं, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बोले जाते हैं। ये किस तरह के बायसेस होते हैं, जैसे बोल देता है इंसान कि रिसर्चर कोई रिसर्च कर रहा है मान लीजिए, तो उसमें किसी मीडिया में बात चल रही है कि ये ऐसा होता है, तो वहाँ पर रिसर्चर ने वो चीज़ सुनी और उस सुन के अगर वो उसके रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर दे वही बात जो मीडिया में चल रही है या लोगों के बीच में चल रही है, तो ये अगर वो ऐसे अगर आप दिमाग में पड़ गई और आपने वही रिसर्च करी और रिसर्च में वो चीज़ आ गई, हो सकता है अगर हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन अगर आपके माइंड में आ गया है वो चीज़, तो आपकी वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कई बार एक्सटर्नल ओपिनियन से लोगों के। तो ये नहीं होना चाहिए रिसर्च में। रिसर्च फुल ऑफ अनबायस्ड होनी चाहिए, यही इसका मतलब है। और कुछ पर्सनल बायसेस भी हो सकते हैं, जो इंसान जो रिसर्चर है वो खुद सोच रहा होता है कुछ, उसको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें अगर बाई चांस ना भी हों, रिसर्च की फाइंडिंग्स जो होनी चाहिए फुल ऑफ अनबायस्ड होनी चाहिए। तो यही है। और ऑब्जर्वर बायसेस होता है। ऑब्जर्वर बायसेस का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है उसकी बैकग्राउंड कैसी है। मान लीजिए कोई एक रिसर्चर कुछ कि इसका उसका बैकग्राउंड वैसा है कि उसको इस टाइप की रिसर्च करनी है, तो उसको अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रख नहीं रखना चाहिए। जो रिसर्च करते टाइम उसको ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए। तो यही है, यानी कि एक रिसर्चर का जो बैकग्राउंड है वो रिसर्च को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये होता है मेन मोटिव। और इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेक्टेंसी बायसेस। कई बार रिसर्चर्स जो है एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं चीज़ों को लेके, रिसर्च को लेके, तो वहाँ पर ये भी नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो होनी चाहिए किसी भी रिसर्च को करने से पहले। तो ये होता है, सारे बायसेस हैं, ये सारे बायसेस हैं जो एक रिसर्च में नहीं होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छी रिसर्च के अंदर ये गुण होना चाहिए, वो है रिलायबिलिटी। यानी कि जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि हम अगर कोई कंसिस्टेंसी का दूसरा एक वर्ड होता है वेरीफेबिलिटी। यहाँ पर रिलायबिलिटी का मीन्स है कि हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने लिया है और कुछ टर्म्स ली हैं और वो रिसर्च हमने करी है, तो उसकी फाइंडिंग हर बार एक ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक रिसर्च करी है, अभी उसका एक एक रिजल्ट दूसरा आया है, तो अगली बार हम अगर वही रिसर्च सेम लोगों के साथ में सेम रिसर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब दूसरा आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, आपकी रिसर्च में रिलायबिलिटी नहीं थी। तो ये रिलायबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हमारी फाइंडिंग्स हर बार अलग अलग आ रही, तो वो रिसर्च आपकी रिलायबल नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है कि रिलायबिलिटी के लिए एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो ये एक टर्म है, ये सारी टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी आपको आगे। अभी आप इसके मीनिंग अगर जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद में अगली जो टर्म है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स। यहाँ पर हम प्रोसीजर्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं कि किस तरह से हम प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, जो प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, जो प्रोसेस सिस्टम लगा रहे हैं, वो कितने रिलायबल हैं या कितने एक्यूरेट हैं आपकी रिसर्च में। और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैक्ट टेस्ट जो होते हैं वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए। रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर्स। यानी कि सिस्टम्स जो सिस्टमेटिक होता है, हमारा सिस्टम होता है, जो हमारे स्टेप्स होते हैं, वो सारे वन बाय वन एक के बाद एक पूरे सिस्टम के साथ में होने चाहिए। यानी कि इसमें किसी तरह का हेर फेर नहीं होना चाहिए। तो ये होती है वैलिडिटी। वैलिडिटी के टाइप्स देख लीजिए, इन्वॉल्व होते हैं इसमें इंटरनल, यानी कि इंटरनल जो वेरिएबल्स होते हैं उनका हम यूज़ हर बार एक ही तरह के वेरिएबल से यूज़ करें। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी। अगर हमने कुछ फाइंडिंग्स निकाली हैं तो उसमें जनरलाइज होनी चाहिए, यानी कि हम उस उन्हीं जो प्रोसेस हैं उन्हीं प्रोसेस को हम प्रोसीजर्स को हर रिसर्च में यूज़ कर सकें। ये होती है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसके बाद में होती है फेस वैलिडिटी, यानी कि हम लोगों को बता सकते हैं हमने कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया है। इसमें गोल क्लियर होगा तभी आप चीज़ों को फेस कर पाएंगे, फेस करके उसको दिखा पाएंगे। इसके बाद में आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। यूज़ रिलेटेड इंडिकेटर्स। यहाँ पर होता है क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है, उसी क्राइटेरिया पे हमको रहना है। तो ये होती है आपकी, ये प्रोसीजर्स होते हैं जो आपके क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाते हैं। तो ये है, ये सारे जो हैं आपके वैलिडिटी के पार्ट हैं और ये सारे टाइप्स हैं इसके। इसके बाद में जो अगला जो टर्म है वो है एक्यूरेसी का। एक रिसर्च एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी रिलायबिलिटी से। हमने पहली बात करी थी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है चूजिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल्स।
इम्प्रूव द एक्यूरेसी इन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। यहाँ पर हम अगर कोई रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो आपके डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, और क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिक होने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रिसर्च की एक्यूरेसी के लिए। तो ये बहुत अच्छा, अगर इसको आप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली, जो है आपकी क्रेडिबिलिटी। एक रिसर्च का क्रेडिबल होना, यानी कि लोग उसको उस पर भरोसा कर सकें। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि रिसर्चर के ऊपर भरोसा हो, आपके प्रोसीजर्स के ऊपर भरोसा हो, आपके वर्क के ऊपर भरोसा हो। ये कैसे आता है? एक्यूरेट रेफरेंसेस। अगर आप रेफरेंस अच्छे दे रहे हैं, अगर आपने कोई डेटा लिया है कहीं से, तो अगर वो उसको साइट कर रहे हैं, साइटेशन उसका कर रहे हैं, और आपको रेफरेंस दे रहे हैं उसको, कि आपने कोई डेटा कहीं बुक से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, तो आपको उसमें रेफरेंस देना चाहिए उसको। और रिसर्च अगर अगर आप रेफरेंस देंगे और साइटेशन लगाएंगे, तो आपकी जो रिसर्च है वो ज़्यादा क्रेडिबल दिखाई देती है लोगों की नज़रों में। तो ये है क्रेडिबिलिटी का पार्ट। ये एक सिस्टमेटिक, ये एक रिसर्च के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं सारी, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में आता है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक रिसर्च जो होती है वो एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज पर लागू हो सके। ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिसर्च करी है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर टाइप की हो, और वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक जगह पर उस रिसर्च को लगा कर एक फाइंडिंग निकालते हैं तो सिर्फ एक ही जगह पर लग रही है। वो उम्मीद करते हैं कि हम वो ज़्यादा बड़े लोगों के ऊपर लागू हो सके, एप्लीकेबल हो बहुत सारे लोगों के ऊपर, और फुल पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट करे। तो ये होती है जनरलाइजेबिलिटी का मतलब। इसके बाद में एक रिसर्च सिस्टमेटिक होनी चाहिए, यानी कि इसमें हम प्रोसीजर जो होता है, वो सारी जो रिसर्च का जो प्रोसीजर होता है वो स्टेप्स वाइज उसको हम प्रोसेस वाइज फॉलो करें। ये होता है आपकी सिस्टमेटिक रिसर्च में। इसके बाद में हम बात करते हैं कंट्रोल्ड फैक्टर। कंट्रोल फैक्टर क्या होता है? हम बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ करते हैं रिसर्च में, उसमें एक फैक्टर कंट्रोल फैक्टर भी होता है। वहाँ पर हम कंट्रोल फैक्टर को यूज़ करके अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स को हम अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। तो ये होता है रिसर्च में, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। वहाँ पर हम देखते हैं। और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड वेरिएबल होते हैं, वो उनका हम अनकंट्रोल्ड वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं, तो इसको हम मेज़र करते हैं इसके इसके द्वारा। तो ये भी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में लास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है वो है साइक्लिकल। स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड एंड्स विद इट टू। यानी कि आपकी प्रॉब्लम से स्टार्ट होनी चाहिए आपकी रिसर्च, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो रिसर्च ख़त्म होनी चाहिए। ये एक बेसिक सा है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक रिसर्च में ये बहुत अच्छा गुण है कि आप रिसर्च से स्टार्ट करिए और उसी रिसर्च पर उसी उसी प्रॉब्लम के ऊपर उस रिसर्च को ख़त्म करिए। तो ये है आपका एक गुण, एक रिसर्च का गुण। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है कि एक रिसर्च कैसी होती है, क्या होती है, और रिसर्च में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़, थैंक यू गाइज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।